जय हिंद साथियों, ये हमारे प्रथम टेस्ट का प्रथम प्रश्न है और गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ होती है भूमिका से, परिकल्पनाओं से, विचारों से, स्वयं सिद्धि से। ये हमको जानना जरूरी है। मैंने कोर्स में बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि गणित की हर एक शाखा हो या गणित का हर एक सिद्धांत हो, वो सबसे पहले प्रारंभ होता है स्वयं सिद्धि से। स्वयं सिद्धि से ये जो स्वयं सिद्धि होती है, स्वयं सिद्धि जो होती है, स्वयं सिद्धि एक्सियोम्स जिसे हम बोलते हैं एक्सियोम्स, और रेखा गणित के संदर्भ में इनको हम बोलते हैं पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स ये क्या होते हैं? ये तीन चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है और वो तीन चीजें समझना जरूरी ये है, तीनों अवधारणाओं को जानिए एक बार। और वो तीनों अवधारणाएं हैं कि सबसे पहले आपको जानना है कि स्वयं सिद्धि क्या होती है। स्वयं सिद्धि ये तीन शब्द है, स्वयं सिद्धि, कंजेक्चर, और ये कंजेक्चर वाला प्रश्न तो परीक्षा में आया भी है, कंजेक्चर और प्रमेय। ये तीनों टर्म को आप समझिए, ध्यान रखें। इनमें स्वयं सिद्धि ऐसे कथन होते हैं, ऐसे कथन होते हैं जिनको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। गणित में ऐसे कथनों को स्वतः सिद्ध मान लिया जाता है। ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, वो सत्य सिद्ध होते हैं। जैसे मैंने पढ़ा रखा है, जैसे कोई राशि अपने किसी अंश से हमेशा बड़ी होगी, ये एक स्वयं सिद्धि है। कोई राशि अपने समस्त अंशों का योग होती है, कुल योग होती है, ये स्वयं सिद्धि है। इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। रेखा गणित में हम देखते हैं दो समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये पोस्टुलेट है, ये अभिग्रहित है। ये ऐसे विचार होते हैं, गणित के ऐसे विचार जिनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, जो अपने आप सत्य सिद्ध माने जाते हैं, बिना सिद्ध किए सत्य माने जाते हैं। और ध्यान रखें, गणित के सिद्धांत सारे, निष्कर्ष सारे इन्हीं स्वयं सिद्धियों पर आधारित होते हैं। इसीलिए गणित की हर शाखा स्वयं सिद्धि से प्रारंभ होती है। कंजक्चर क्या होता है? कंजक्चर मैंने जैसे कहा कि ये प्रश्न परीक्षा में है। कंजक्चर होता है ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जाना है, ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जाना है, जिन्हें सिद्ध किया जाना है। और प्रमेय क्या होती है? प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जा चुका है, ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जा चुका है, ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जा चुका है, सिद्ध किया जा चुका है। तो ये जो तीनों चीज है, ये तीनों चीज स्वयं सिद्धि जिन्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बिना सिद्ध किए सत्य माने जाएंगे। कंजेक्चर ऐसे कथन जिन्हें सिद्ध किया जाना बाकी है, और प्रमेय जिन्हें सिद्ध किया जा चुका है, जो सिद्धांत के तौर पे आ चुके हैं। तो प्रश्न जो था, प्रश्न हमारा था कि गणित की प्रत्येक शाखा प्रारंभ किससे होती है? स्वयं सिद्धि से होती है, एक्सियोम से होती है, ऐसे कथन जिन्हें हम बिना सिद्ध किए सत्य मानते हैं। ये इसका करेक्ट और बहुत अच्छा प्रश्न परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। और जब आप देखेंगे तो मैंने हर एक प्रश्न के नीचे, जब आप उत्तर जानेंगे, टेस्ट अपीयर कर लेंगे, उसके बाद हर एक प्रश्न के नीचे उसकी व्याख्या इस तरीके से, जैसे इस प्रश्न की व्याख्या ये लिखी है। प्रश्न 1 की व्याख्या है, गणित की प्रत्येक अवधारणा एवं शाखा का प्रारंभ स्वयं सिद्धि या अभिग्रहित से किया जाता है। स्वयं सिद्धि अभिग्रहित ऐसे कथन होते हैं जिनकी पुष्टि करने या जिन्हें सत्यापित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें सत्य माना जाता है, और यही अन्य गणितीय सिद्धांतों की स्थापना का आधार होती है। ये व्याख्या आपको मिलेगी प्रश्न के नीचे। तो अब आप सोचे कि जब आप प्रश्न पढ़ेंगे, उत्तर जानेंगे, उसकी व्याख्या को जानेंगे, तो कितना ज्यादा आपकी एक अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो पूरा खंड है टेस्ट सीरीज का, व्याख्या का, वीडियो सॉल्यूशन का, ये आपके लिए बड़ा अद्भुत बन पड़ा और आपके लिए बड़ा ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न देखे मैंने, और इसीलिए मैंने कहा कि 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन हम करेंगे हर एक चीज की। गणित विषय की प्रकृति के संबंध में असत्य कथन है, असत्य कथन पूछ रहा है, इसका मतलब 3 कथन सत्य हैं और 1 असत्य है। निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल 100% डंके की चोट पर होता है। निष्कर्ष, गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, किसी भी स्थान पर आप जाएंगे वो निष्कर्ष हमेशा समान रहेंगे। 2 + 2 = 4, ये आप कहीं भी आप देखेंगे, ये निष्कर्ष बदलने वाला नहीं है।
गणित में समांतर रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, सभी जगह समान नियम काम करेगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, समान रहेगा। गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। आप इंडिया में देखें, अमेरिका में देखें, किसी भी स्थान पर देखें, अमूर्त चिंतन का विकास होता है। गणित की सबसे बड़ी प्रकृति होती है, गणित अमूर्त चिंतन का विकास करती है। संप्रत्यय अंतः संबंधित होती है डंके की चोट पर। गणित के संप्रत्यय एक दूसरे से अंतः संबंधित होती है। इसका हालांकि बड़ा अच्छा एक प्रश्न अभी आगे भी आएगा, जो सीटेट में पूछा और सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। गणित की लंबी आकृति जिसे बोलेंगे, गणित के सारे अवधारणाएं जो होती है वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है। यानी कि किसी भी आगे की अवधारणा के लिए आपके पीछे की अवधारणा को जानना जरूरी होता है। ये जो कोरिलेशन होता है, ये एक अवधारणा पे दूसरी अवधारणा, ये एक लंबी आकृति भी कहलाता है गणित का। ये प्रश्न आगे आएगा। तो गणित के संप्रत्यय अंतर संबंधित होते हैं डंके की चोट पर। सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ये कथन असत्य है, क्योंकि गणित के निष्कर्षों का सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन किया जा सकता है। गणित जनरलाइजेशन का भी एक नाम होता है। गणित जिन प्रमुख क्षमताओं का विकास करता है उनमें अमूर्त चिंतन होती है, तर्क शक्ति होती है, सामान्यीकरण की क्षमता होती है, आगमनात्मक चिंतन होती है। ये प्रमुख गणित के द्वारा विकसित की जाने वाली क्षमताएं हैं। तो सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता, ये कथन गलत होगा, क्योंकि किया जा सकता है, ये कथन गलत है। इस प्रश्न का उत्तर ये है। तीसरा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न है कि गणित में प्रक्रमण संबंधी प्रभावपूर्णता का अर्थ है। प्रक्रमण यानी कि प्रोसेस की बात कर रहे हैं। प्रोसेस में एक प्रभावपूर्णता रहे, उसके लिए जरूरी है कि नियमों, सूत्रों और कलन विधियों, कलन गणित का ज्ञान होना, और परिशुद्धता, लचीलेपन और निपुणता के साथ। परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी मांगता है गणित, लचीलापन मांगता है, और निपुणता के साथ उनका क्रियान्वयन करना। तो प्रश्न ये है कि यहां लचीलेपन का क्या अर्थ है, गणित में लचीलापन क्या होता है। एक बार विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है परिशुद्धता के साथ समस्याओं का समाधान करने और सभी चरणों को लिखने की योग्यता। परिशुद्धता के साथ, ये एक्यूरेसी की बात कर रहा है। समान प्रकरण से विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की योग्यता। समान निपुणता के साथ अंकगणित और ज्यामिति की समस्याओं के समाधान की योग्यता, और एक से अधिक उपागमों का प्रयोग करते हुए एक विशिष्ट समस्या के समाधान की योग्यता। एक विशिष्ट समस्या है, उसके समाधान आप एक से अधिक उपागमों का, एक से अधिक अप्रोच का प्रयोग करते हुए, और गणित में यह विशेषता बहुत निहित होती है, आप किसी भी एक समस्या का समाधान एक से अधिक अप्रोच, एक से अधिक तरीकों को प्रयोग करते हुए आप प्राप्त कर सकते हैं। और ध्यान रखें, गणित में लचीलापन यही होता है। गणित में फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, लचीलापन, गणित किसी भी एक विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए केवल एक तरीका नहीं सुझाता है, एक से अधिक तरीके सुझाता है। आप एक से अधिक अप्रोच करके समस्या समाधान तक पहुंचते हैं। ये गणित के लचीलेपन का बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी चिंतन शक्ति को सबसे ज्यादा विस्तार देते हैं। रटने वाले प्रश्न नहीं है, ये यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये तार्किक स्तर के, चिंतन स्तर के प्रश्न है। अगला प्रश्न है पैटर्न की, ये भी बहुत श्रेष्ठ प्रश्न है। पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना। ध्यान रखें, आगमनात्मक चिंतन का ये सबसे बड़ा पहलू होता है कि बालक विशिष्ट पैटर्न को पहचाने और उसे पूरा करे। तो पैटर्न को पूरा वो तब करेगा जब पैटर्न को पहचानेगा, उस क्रमबद्धता को पहचानेगा। तो ये जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है पैटर्न पूरे करना, चाहे चित्रात्मक तौर पर हो, संख्यात्मक तौर पर हो। गणित के पाठ्यचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है। क्यों, किस लिए ये पैटर्न का पूरा करना? विद्यार्थियों में सृजनात्मकता और कलात्मक गुणों का विकसित करता है। इसको हम होल्ड पर रखते हैं, ठीक सा लग रहा है, गलत नहीं है। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करता है, ये डंके की चोट पे गलत होगा। गणित का प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने का उद्देश्य ये नहीं होता है कि बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाए। सुडोकू पहेली को हल करने में विद्यार्थियों की सहायता करता है, ये गलत होगा डंके की चोट पर। ये दो कथन तो ऐसे हैं जो गलत है। और ध्यान रखें, मैं कई बार बच्चों को जब ये शिक्षण विधियां या कोई भी टॉपिक जब मैं हल कराता हूं, मैं बच्चों को हमेशा एक बात बोलता हूं कि जब किसी प्रश्न के उत्तर तक आप सीधे सीधे नहीं पहुंच सकते हो, तो कम से कम ये क्षमता तो विकसित करें कि आप किन्हीं दो गलत विकल्पों को छांट पाए। तो फिर बचे दो विकल्प होते हैं, उनमें से श्रेष्ठतम का चयन आपके लिए तुलनात्मक आसान हो जाता है। और चौथा विकल्प, ये दो गलत होंगे। प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करना, सुडोकू पहेली हल करने के लिए पैटर्न पहचानना नहीं। प्राथमिक स्तर पर यह काम इसलिए नहीं किया जाता है पैटर्न पहचानने का। और चौथा विकल्प है, यह विद्यार्थी में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं और संक्रियाओं की विशेषता को समझने में उनकी सहायता करता है। निश्चित तौर पर पहला विकल्प ठीक लग रहा था, लेकिन चौथा विकल्प जो है उससे ज्यादा श्रेष्ठ है, उससे ज्यादा एक्सप्लेनेटरी है, एक्सप्लेनेशन उससे ज्यादा कर रहा है। चौथा विकल्प इसका बिल्कुल सही है। पैटर्न बच्चा पहचानता है, उससे पूरा करता है, बच्चे की सृजनात्मकता का विकास होगा, साथ ही संख्याओं और संक्रियाओं को समझने में और उनकी विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करेगा कि ये क्रम किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो पैटर्न पहचानने का ये निहित उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर।
अगला प्रश्न, ये भी बड़ा श्रेष्ठ प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कण का एक तरीका शामिल होता है। गणित चिंतन और तर्कण यानी कि तर्क शक्ति को बढ़ावा देता है और निश्चित तौर पर गणित देता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा, इनमें से कौन सा एक तरीका है जो चिंतन और तर्कण को प्राप्त करा सकता है, उनका विकास कर सकता है? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, ये तो डंके की चोट पे गलत होगा, नकारात्मक विकल्प है, ऐसे विकल्प हमेशा गलत होते हैं। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, हस्तचालक यानी कि अपने हाथ से की जाने वाली गतिविधि परक कार्य, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, ये एनसीएफ की प्रमुख बात है, ध्यान रखो। ये विकल्प देखकर के आपको समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने एनसीएफ पढ़ रखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वो अच्छे से जानते हैं। हालांकि नया करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 आ चुका है, अभी लागू होगा, लेकिन अब तक की सारी जो अवधारणाएं हैं वो एनसीएफ 2005 के आधार पर इस पाठ्यचर्या में चल रही हैं। गणित की सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, ये तो बिल्कुल गलत है डंके की चोट पर, और विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्र के डंके की चोट पर गलत है, तो ये बिल्कुल ढोल बजा करके बिल्कुल सही है। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, बच्चे डिस्कवरी खोज की तरफ जाएं, स्वयं जाएं, गतिविधियों से सीखें, हस्तचालकों का प्रयोग करें, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ो, और ये संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ें, ये तो एनसीएफ 2005 के 5 जो प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है उसमें कहा गया है कि पाठ्यचर्या केवल पाठ्यपुस्तक केंद्रित ना रहे, बल्कि उसे बाहर के जीवन से जोड़ा जाए, दैनिक जीवन से जोड़ा जाए। तो श्रेष्ठ विकल्प है चिंतन और तर्कण, इसके द्वारा प्राप्त होगा। इन तीनों विकल्पों से चिंतन तर्कण प्राप्त होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर दोनों बालकों के गणितीय शिक्षण के दौरान व्यवहारिक उपकरणों का अत्यधिक महत्व है। व्यवहारिक उपकरण जो परंपरागत उपकरण, प्रयोगशाली उपकरणों से अलग होते हैं, जो बच्चा व्यवहारिक तौर पर सामान्य तौर पर अपने आसपास देखता है, उनका प्रयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्यों? समस्याओं को हल करने में सहायता रहती है, ठीक है, व्यवहारिक उपकरण समस्या को हल करने में कुछ सहायता देंगे। मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ती है, नहीं, व्यवहारिक उपकरण से ये परीक्षा में प्रदर्शन बेहतर होता है, ये तो बिल्कुल डंके की चोट पे गलत है। और मूल गणितीय संकल्पना को समझने में सहायता देते हैं। जो व्यवहार, आप बच्चों के साथ गणित पढ़ा रहे हैं, आपने कंकर ले लिए, पत्ती ले ली, आपने एक गिलास ले लिया जो लंब वृत्ति बेलन का काम कर रहा है, आपने चूड़ी ले ली जो एक व्रत का दर्शा रही है। व्यवहारिक उपकरण जो आपके आसपास है, उनका प्रयोग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसका कारण, मुझे बच्चों को व्रत समझाना है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने उठा करके एक बच्चों को चूड़ी दिखाई, कहा कि बच्चों ये देखो व्रत इस टाइप का होता है। मैंने एक चौक का डब्बा है, मैं बच्चों को घनाभ समझा रहा हूँ, चौक का डिब्बा मेरे पास रखा हुआ है, चौक के डिब्बे को उठा करके मैं बच्चों को दिखा रहा हूँ, बच्चों देखो घनाभ ऐसा होता है, इसके 6 फलक ये होते हैं, इसके 8 शीर्ष ये होते हैं। तो ये जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं, ये मूल गणितीय संकल्पना को समझने में सबसे ज्यादा सहायता देते हैं। बेस्ट विकल्प है ये। ऊपर के दोनों ठीक से लग रहे हैं लेकिन श्रेष्ठ नहीं है, हमको श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, शेषफल जो होता है वो हमेशा विभाजक जो होता है। आप जब किसी भी बी का भाग ए में देते हैं, क्यू बार जाता है और आपका शेषफल बचता है आर, तो ये शेषफल है, ये विभाजक है और ये भागफल है। प्रश्न ये बोल रहा है कि ये जो शेषफल है हमेशा बी से कम होगा। और यूक्लिड की विभाजन प्रमेय जो है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको बताती भी है, ये यूक्लिड की प्रमेय है। वहां पे इस बात को कहा गया है कि ये जो आर है ये हमेशा बी से कम होगा, बराबर भी नहीं हो सकता, बी से कम होगा। तो ये बात बच्चों को समझानी है। प्रश्न ये कि ये बात बच्चों को समझानी है, कौन सा तरीका ज्यादा ठीक रहेगा? श्यामपट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल दिखाएं और कहें कि बच्चा हर बार शेष विभाजक से कम है। उन सवालों को, जैसे आपने 3 का भाग 17 में दिया, शेषफल आएगा 2, तो दिखाएं कि देखो 2 शेषफल आया वो 3 से कम है। आप 5 का भाग दे रहे हैं 24 में, 5 चौक 20, शेषफल आएगा 4, तो 4 5 से कम है। ऐसे सवाल कई सारे करके दिखाएं, क्या ये तरीका ठीक है? अनेक बार विद्यार्थियों को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, ये तो नकारात्मक विकल्प है, ये कुछ ठीक सा है। विभाजन वाले सवालों को मिश्रित भिन्नों के रूप में निरूपित करना और यह स्पष्ट करना कि भिन्न का अंश शेष है, ये तरीका गणितीय तौर पर सही है, लेकिन बच्चों को समझाने के दृष्टिकोण से जटिल होगा। और वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। ध्यान रखो, ये गतिविधि परक कार्य है। जैसे उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए मुझे बच्चों को ये समझाना है कि 5 का भाग 24 में देंगे तो शेषफल जो आएगा 5 चौक 20, 4 बार शेषफल आएगा 4,
तो मुझे ये दर्शाना है कि ये 4 जो है वो हमेशा 5 से कम है, ये जो शेषफल है हमेशा से। तो मैं कैसे बता सकता हूं, मैं ऐसे बता सकता हूं कि 24 वस्तुएं हैं, 24 वस्तुओं को 5 का भाग देना है, तो मैं 5-5 के समूह बनाऊंगा, 5-5 के समूह बनाऊंगा। एक समूह बनेगा, दूसरा समूह बनेगा, तीसरा समूह बनेगा और चौथा समूह बनेगा। 4 तो समूह पूरे पूरे बन जाएंगे 5 के, लेकिन एक समूह ऐसा बनेगा जिसमें केवल 4 रह जाएंगी, 4 रह जाएंगी। और ध्यान रखो ये जो है ये यही बताना है कि जो लास्ट में जो वस्तुएं बच रही है वो हमेशा जो विभाजक है, जितने जितने के सेट बने हैं उससे कम है, और वस्तुओं के माध्यम से, कंकरों के माध्यम से, चौक के टुकड़ों के माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से, तीलियों के माध्यम से, किसी भी तरीके से आप बता सकते हो। तो वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं विभाजक से कम है, बच्चों को इस बात को, इस अवधारणा को सिखाने का सर्वश्रेष्ठ एक तरीका होगा कि शेषफल हमेशा विभाजक से कम होता है। आर इज ऑलवेज लेस देन बी, ये यूक्लिड के विभाजन में भी है। तो बहुत अच्छा एक प्रश्न है, ये भी सीटेट में एक प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, 5 + 3 बराबर क्या है। ये एक प्रश्न है कि 5 + 3 का मान क्या है। अब इस प्रश्न को लेकर के इस सीमित उत्तर, इसका उत्तर सीमित है, 5 + 3 का मान 8 होगा। ये सीमित उत्तर वाला प्रश्न है, इसका तदन रूपी मुक्त अंत वाला प्रश्न बनाना है, मुक्त अंत वाला। हम ध्यान रखें, हम मूल्यांकन वाले खंड में भी इस बात को पढ़ेंगे कि बच्चों को प्रश्न जो दिया जाता है वो 2 प्रकार से दिए, एक तो बंद उत्तर दिया जा सकता है, एक मुक्त उत्तर दिया जा सकता है। बंद उत्तर में एक ही उत्तर होता है, और मुक्त अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर एक से अधिक होता है, वो बच्चों के चिंतन को विस्तार देते हैं। तो मुक्त अंत वाला प्रश्न, 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए, ये मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं है, इसका सिंगल उत्तर है, उत्तर आएगा 8। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो, इसका सिंगल एक उत्तर है 3, ये भी मुक्त अंत वाला नहीं है। कोई ऐसी 2 संख्याएं बताइए जिनका योग 8 हो, ये प्रश्न मुक्त अंत वाला है। 5 और 3 का योग क्या होगा, ये भी बंद अंत वाला प्रश्न है। देखो ये प्रश्न जो है ये मुक्त अंत वाला प्रश्न है, क्योंकि ऐसी 2 संख्याएं बताएं जिनका योग 8 हो। ऐसी संख्याएं 1 से अधिक हो सकती हैं, 1 और 7 हो सकती हैं, 2 और 6 हो सकती हैं, 3 और 5 हो सकती हैं, 4 और 4 हो सकती हैं। यानी कि बच्चा चिंतन करेगा, अनेक उत्तर प्राप्त करेगा, और ये जो अनेक उत्तर प्राप्त करना होता है यही मुक्त अंत वाला प्रश्न होता है। ये बच्चों के चिंतन को यही विस्तार देता है। तो अच्छा प्रश्न है मुक्त, किसी भी बंद अंत वाले प्रश्न को मुक्त अंत वाला प्रश्न बनाना, ये गणित, ये एनसीएफ 2005 ने भी इस बात को कहा, और ये बच्चों के चिंतन और तर्क शक्ति का विस्तार करने के लिए बड़ा श्रेष्ठ एक तरीका होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी। ये प्रश्न तो अपने आप में प्रश्न आया हुआ प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 अधिगम के किस सिद्धांत पर आधारित है, तो रचनावादी यानी कि निर्मितवादी, कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी, निर्मितवादी सिद्धांत पर आधारित है, कंस्ट्रक्टिविज्म। तो निर्माणवादी, निर्मितवादी, रचनावादी उपागम क्या बोलता है? निर्मितवादी उपागम भी बोलता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करेगा, अध्यापक केवल सहज करता है, फैसिलिटेटर है। ये कहा गया लिटरली एनसीएफ 2005 में, और ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है कि एनसीएफ 2005 में शिक्षक को क्या कहा गया है? सहज करता, सुगम करता कहा गया है, फैसिलिटेटर कहा गया है। तो निर्मितवादी सिद्धांत जो होता है उसका प्रमुख जो आधार होता है वो क्या होता है? शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान अनुदेशन नहीं, शिक्षक प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन पढ़ाएगा, ये बच्चा ज्ञान का निर्माण ऐसे नहीं करेगा। बच्चे ज्ञान के निर्माण में स्वयं बच्चे को सक्रिय रहना है। परिभाषाओं सूत्रों को याद करना ये बिल्कुल नकारात्मक विकल्प है, ये गलत होगा। नियमित गृह कार्य जमा कराना ये भी बिल्कुल गलत होगा, डंके की चोट पर। यही उत्तर सही होगा, गतिविधियों में शामिल करते हुए विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। बच्चा सक्रिय तौर पर भागीदार रहेगा, ज्ञान का निर्माण निष्कर्षों तक खुद अपने प्रयासों से पहुंचेगा, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। और कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी यही बोलती है। तो ये प्रश्न 2 तरीके से आप देखें, एक तो यही प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 अधिगम के किस विचारधारा पर आधारित था, तो निर्मितवादी विचारधारा, निर्मितवादी उपागम पे या रचनावादी उपागम। और रचनावादी उपागम बोलता है कि विद्यार्थी की अधिकाधिक सहभागिता हो, सक्रिय सहभागिता हो, विद्यार्थी खुद गतिविधियों में, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग जिसे कहा जाता है, ABL, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, यानी कि बच्चा गतिविधियों में शामिल हो और उससे सीखे, ये खुद सीखेगा, खुद किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा। ये एनसीएफ 2005 का मुख्य वो है। और ये जो प्रश्न है 10वां प्रश्न, इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न, और आप देख रहे हैं मैंने श्रेष्ठतम प्रश्नों को लेने का प्रयास किया है, श्रेष्ठतम चिंतन स्तर के प्रश्न। ऐसे ऐसे प्रश्न 1000 अगर आप कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं
कि आप कहां तक शिक्षण विधियों पे कमांड कर लेंगे। और ये शिक्षण विधियां ही सिलेक्शन का आधार हमेशा बनी है, क्योंकि कंटेंट जब आपका कमजोर पड़ता है, शिक्षण विधियां उसको सपोर्ट देती है। उस सपोर्ट की वजह से तो इस साल हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। बहुत अच्छा थ्योरेटिकली आपको समझ में आती है। इस प्रश्न को देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में गणित की लंबी आकृति, सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है, सीटेट में आया हुआ प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। गणित की लंबी आकृति का अर्थ क्या होता है? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्त सिद्ध अनुभव प्रदान करना और एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ध्यान रखो, लंबी आकृति का अर्थ यही होता है। जब एक गणित की एक संकल्पना पर आप अगली संकल्पना खड़ी करते हो, उस पर अगली संकल्पना खड़ी करते हो, ये गणित की लंबी आकृति होती है। यानी कि जिसको मैंने अभी शुरू में कहा था कि संकल्पनाओं का अंतर संबंधित होना। आप अगली संकल्पना तभी समझ सकते हो जब उससे नीचे की संकल्पना समझे हो, उसकी अगली संकल्पना जब समझोगे जब उससे नीचे की समझे। तो गणित हमेशा एक, जिसे हम कई बार स्पाइरल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, ये जो गणित का अंतर संबंधित होना है अवधारणा का, ये गणित की लंबी आकृति कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। संकल्पनाओं से संकल्पनाओं को जोड़ने का ये जो तरीका होता है, ये गणित में सबसे ज्यादा होता है। लंबी आकृति गणित में ही होती है। अन्य विषयों में जब आप तुलना करेंगे तो वहां पे अंतर संबंध अवधारणाओं को इतना ज्यादा नहीं होता है, और कुछ में तो बहुत न्यूनतम होता है, आवश्यक ही नहीं होता है। लेकिन गणित में जब तक आप संख्याओं को, संक्रियाओं को नहीं जानेंगे, तब तक आप भिन्न और दशमलव संख्या नहीं पढ़ सकते हो, ना लघुत्तम समावर्त महत्तम समावर्त तक पढ़ सकते हो, ना आप वर्ग वर्गमूल पढ़ सकते हो, फिर औसत प्रतिशत लाभानी अनुपात, यानी कि सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जब तक बिंदु, रेखा, कोण, किरण ये सब नहीं समझेंगे, आप आगे त्रिभुज और चतुर्भुजों को नहीं समझेंगे, और उससे आगे आप क्षेत्रफल परिमाप की अवधारणाओं को नहीं समझ पाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें, संकल्पना पे संकल्पना खड़ी है, और ये गणित की लंबी आकृति कहलाती है। तो विद्यार्थियों, इतना श्रेष्ठतम प्रश्न, उनकी व्याख्या और उनका वीडियो सॉल्यूशन इस कोर्स को इतना पूर्ण बनाता है कि मैं समझता हूं कि शायद फिर इससे ज्यादा मारक ज्यादा कोर्स कोई हो नहीं सकता है। अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप अभी से तैयारी करना शुरू करेंगे, मैं कई बार उस बात को हमेशा बोलता हूं, आज फिर बोलता हूं कि युद्ध घोष होने के बाद युद्ध की तैयारी करने वाले योद्धा जो होते हैं वो कभी रण में विजयी नहीं होते। योद्धा रण में विजयी वो होता है जो युद्ध की तैयारियां युद्ध घोष से पहले करता है, ताकि युद्ध में उससे सबसे कम प्रयास करना पड़े। आपके सफल होने का ये सबसे बड़ा आधार है। वो अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से। और ये जो पूरा 100 टेस्ट का जो आएगा, 1000 प्रश्नों का जो पूरा होगा, उसमें मैं श्रेष्ठतम प्रश्नों को, अच्छे से अच्छे, एक से एक बेहतरीन प्रश्नों को शामिल करते हुए मैंने बड़े मन से ये कोर्स बनाया है, बड़े मन से ये कोर्स लॉन्च किया है, और आपको बहुत ज्यादा अच्छा ये लगेगा, बहुत ज्यादा उपयोगी होगा। कोर्स में ये बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अलग से 399 रुपीज का है। अगले टेस्ट में हम लोग मुलाकात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।